जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का फाइनल पेपर लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं कल पेपर में सीधे छपेगा। हूबहू प्रश्न यही आएंगे। आप पूरे शिद्दत के साथ बने रहे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसे दिया जाएगा। कल 100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके पहले कई वीडियो अपलोड किया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लघु तरीका, दीर्घ तरीका और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, ठीक है, माँ आर्ट्स जोन चैनल पर, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे, हर क्वेश्चन को पूरे विस्तार पूर्वक बताएंगे। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, हर चीज की चर्चा आज की जाएगी। आप लोग पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। कही जाती है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखों डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। एकदम इस ऊर्जा बाण के साथ लगे रहेंगे। एकदम आज पसीना पसीना छुड़ा ही देना है पेपर को, ठीक है। क्वेश्चन आ जानेंगे पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, चीन है। क्या भैया? चीन। हिंद चीन में 3 क्षेत्र आते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है, लाओस की राजधानी वियतियान है और कंबोडिया की राजधानी नेम्पे है, जो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, जो सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात याद रखेंगे, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और वियना सम्मेलन का मेजबानी, वियना कांग्रेस का मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया था। ये भी बात याद रखेंगे। और 1815 में सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था और 1815 में वाटरलू का युद्ध भी हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। और 1815 में देखा जाए तो आपका बिस्मार्क का जन्म भी हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा जानेंगे, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था। याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को में किए थे, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जानेंगे, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। का होगा? यूरोपीय संघ। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को क्या हो गया? खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप चलित इंजन का आविष्कार किया था और जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। जो भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई से थाने। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। उस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था और जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का केवल खोज किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1907 में जमशेदपुर में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और 1907 में लखनऊ अधिवेशन नहीं, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, जिसको सूरत अधिवेशन कहा जाता है, ठीक है। उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल दोनों का विभाजन हो गया 1907 में, जिसे सूरत अधिवेशन कहा जाता है। और 1907 में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और 1907 में ही इंडियन बैंक का स्थापना हुआ था और 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। और 1907 में ही देशद्रोही सभा अधिनियम पर रोक लगाया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना में है। कहाँ है? पटना में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बिहार का, तो पटना है। ये भी बात याद रखेंगे। गोलघर 1786 में बनकर तैयार हुआ था और एक गोलघर बनाने का उद्देश्य था कि अनाज रखने के लिए, असल में अनाज को रखने के लिए गोलघर बनाया गया था, जो पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 जानेंगे, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा
न्यू डील लागू किया गया था। न्यू डील क्या था? न्यू डील देखा जाए तो आर्थिक मंदी से उभरने के लिए एक पुस्तक लिखी गई थी, इसका नाम था न्यू डील। ठीक है, अमेरिका की स्थिति इतना खराब हो गया था कि क्या कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1804 में। कब हुआ था? 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था और 1804 में नेपोलियन उस गद्दी पर बैठा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जानेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, 10 मई 1871 में। देखा जाए तो इस संधि के ही मुताबिक जर्मनी का और जो जर्मनी यानी जर्मनी की तरफ जो प्रसा था और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध, इस युद्ध को शांति बनाने के लिए संधि को बुलाया गया, जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। और फ्रैंकफर्ट जर्मनी का पुराना सांसद था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मनी में हुआ था, 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई आर्थिक नीति। 1991 में 3 आया था, जिसको एलपीजी नीति भी कहा जाता है। नई आर्थिक नीति को एलपीजी का नीति भी कहा जाता है, ये बात याद रखेंगे, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण आया था। ठीक है, 1991 में। एक और क्वेश्चन पूछता है कि एनईपी क्या है, तो वो बात याद रखेंगे, 1921 में हुआ था, एनईपी लागू हुआ था लेनिन के द्वारा, जो इतिहास का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जानेंगे, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन कर रहा है कि आपका प्राइमरी जो सेक्टर होता है उससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बैंकिंग। ये बैंकिंग टर्सरी सेक्टर का हिस्सा है, यानी सेवा क्षेत्र का है। यानी मत्स्य पालन, खनन सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जानेंगे, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और झेलम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आयरन और स्टील के केंद्र हैं। यहाँ पे लोहा का इस्पात कारखाना स्थापित है, वही चीज यहाँ पे बनाया जाता है जमशेदपुर में। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जानेंगे, प्रति व्यक्ति आय का आशय किससे है? तो ऑप्शन बी आएगा औसत आय से, एवरेज इनकम से। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जानेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टाका है। क्या भैया? टाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। ऑप्शन डी होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेंगे जो हमेशा मुद्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर देश के बारे में जो बिहार बोर्ड में हमेशा कहीं ना कहीं छपे जाते हैं। जानेंगे, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? रुपया है। और बांग्लादेश का टाका है। नेपाल का रुपया है। अमेरिका का डॉलर है। इंग्लैंड का पौंड है। रूस का रूबल है। सिंगापुर का डॉलर है। अफगानिस्तान के अफगानी है। और ईरान के रियाल है। और इराक का दिनार है। और स्वीडन का क्रोना है। इसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो छपेंगे। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ इसको समझते चलिए, कल ये आएगा। ठीक है, और लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्पादनों की साधनों से। क्या है? उत्पादनों की साधनों से। क्वेश्चन नंबर 20 जानेंगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1986 में हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। उपभोक्ताओं के बचाव को लेकर यह संरक्षण लाया गया था। और न्यू उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ? तो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जानेंगे,
भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीर्घकालीन। कौन सा ऋण भैया? दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं, ये बात याद रखेंगे। अब प्राथमिक साख समिति के द्वारा अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। अब पूंजी बाजार के द्वारा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भूमि विकास बैंक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा भैया? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जानेंगे, नागार्जुन सागर परियोजना का संबंध किससे है? तो कृष्णा नदी से है। किससे है? कृष्णा नदी से। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं छपने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, फिर इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेंगे। जैसे और क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा आप समय देंगे, 2 मिनट हम बता रहे हैं, 2 मिनट नहीं 1 मिनट सर जी। नागार्जुन सागर कहाँ पे है? और भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर है? सतलज पर। ये भी बात याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, और नर्मदा नदी किससे निकलती है? तो अमरकंटक से, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि भाखड़ा नगर परियोजना सतलज पे है, और आपका नागार्जुन सागर परियोजना किस पे है? तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, याद रखेंगे। और नर्मदा परियोजना किस पे है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, रिहंद बांध किस पे है? तो रिहंद नदी पर ही है। और कावेरी परियोजना किस पे है? तो कावेरी नदी पर ही है। और गोविंद बल्लभ सागर का संबंध किससे है? सतलज नदी से। सरदार सरोवर का संबंध किससे है? नर्मदा नदी से। और नागार्जुन सागर का संबंध किस नदी से? कृष्णा से। कृष्णा सागर का संबंध किससे? कावेरी से। और पंत सागर का संबंध किससे है? रिहंद से। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं छपेगा एक ना एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जानेंगे, 24 दिसंबर 2004 को विश्व के कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल को टूट जाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी को पहुंचाती है। बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है जो सबको हानि पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वनिम चतुर्भुज संबंधित है? तो सड़क मार्ग से है। किसे? ऑप्शन बी हो जाएगा सड़क मार्ग से। स्वनिम चतुर्भुज में 4 सड़क आते हैं। इसका ट्रिक होता है दिल को चूमो तुम। दिल से दिल्ली होता है, चू से चेन्नई होता है, मुंह से मुंबई होता है, चूमो दिल को से कोलकाता होता है। ठीक है, यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई 4 आते हैं। क्वेश्चन एक 2 नंबरिया में पूछ सकता है कि स्वनिम चतुर्भुज में कौन कौन आते हैं, तो उसको लिखना होता है। ये भी क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे यहाँ से। क्वेश्चन 28 जानेंगे, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए भैया? उच्च भूमि पर, क्योंकि खाल में रहेंगे तो पहले आपको दबा के लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, और क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी, तो इसका स्थापना 1980 में हुआ था, जिसका चुनाव चिन्ह कम्बल छाप है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया गया था 72 प्रतिनिधियों के साथ। और इसका चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। और प्रथम इसका अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको बिमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। अब प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और इस तरह महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत होती है राजस्थान के नवगढ़ जिला से। कौन जिला से? नवगढ़ जिला से। क्वेश्चन नंबर 32 है,
वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देखा जाए तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हो गया था। उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था और छात्र आंदोलन ने अपना रूप इतना कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो गया छात्र आंदोलन, और उस आंदोलन के ही मुताबिक ये आपातकाल की घोषणा की जाती है। इंदिरा गांधी अपने बचने के लिए कहते हैं, और आपातकाल लागू कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अभी हाल ही में भारत के मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, यानी आपातकाल लागू कर दिया गया है जो राष्ट्रपति लागू करता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे बिहार बोर्ड कि आपातकाल कौन लागू करता है देश में, तो कहेगा राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से हुआ था। महिलाओं के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, इन लोगों के पतिदेव जो होते थे पी कर आकर ड्रामा करते थे और पूरा तहस नहस करते थे, तो उनके खिलाफ में तारी विरोधी आंदोलन चालू किया गया ताकि परिवार एक अच्छा शिक्षित परिवार बन सके और उनका सपना साकार हो सके। क्वेश्चन नंबर 34 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सांप्रदायिक। कौन मानता है? सांप्रदायिक। ठीक है, संप्रदाय का सीधे संबंध है धर्म से। सांप्रदायिकता के आधार पर ही बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? ऑप्शन होगा विभिन्न समुदायों के बीच को टकराव क्या करता है? कम करता है, इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या भैया? लोकतंत्र की स्थापना करना नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य यही था, याद रखेंगे। और भारत में नेपाल में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? तो लोकतंत्र है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन बी होगा झारखंड। झारखंड में कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और कोयला देखा जाए तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट और एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। 4 प्रकार होते हैं। जो कोयला एक नवीकरणीय संसाधन है और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है, याद रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और झारखंड में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो गिरिडीह, बोकारो, ये सब कोयला का ही क्षेत्र है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा असम। क्या होगा भैया? असम। सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होता है, भी बात याद रखेंगे। ठीक है, जो आपका देखा जाए तो नवीकरणीय संसाधन है। कौन है भैया? नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो ऑप्शन डी होगा सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है, याद रखेंगे, और पहली नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल, जो आपका इसका राजधानी कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है, जो किस नदी पर है? महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। कहाँ है? उड़ीसा में है। ये भी बात याद रखेंगे, हीराकुंड बांध पर, महानदी पर हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत। कौन? विद्युत। क्वेश्चन नंबर 43 जानेंगे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाजीपुर। इससे तो क्वेश्चन हमेशा बनता है, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में हमेशा पूछ देता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भैया? हाजीपुर में। एक ना एक मुख्यालय तो आना तय होता है, तो थोड़ा जान लेंगे 1 मिनट में सबको बढ़िया से कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है, और मध्य रेलवे का मुख्यालय सेंट्रल है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, दक्षिण पूर्व
रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, याद रखेंगे। और दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली है। यही जो क्वेश्चन आते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेंगे। पूर्वीय तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। यही 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ना एक आना तय है, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, चावल है। चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है। कौन है भैया? खरीफ फसल, क्योंकि ये धान से निकाला जाता है। खरीफ फसल जो देखा जाए तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों का कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। फसल के 3 प्रकार होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, टिस्को निजी कंपनी नहीं है, जिसका स्थापना 1907 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन खनिज कोडरमा से प्राप्त होता है? तो अब्रक। कौन है भैया? अब्रक एक प्रकार का धात्विक खनिज है, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब्रक का उपयोग भी पूछ सकता है लघुत्तरीय में, यहाँ फोकस रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति है। क्या है भैया? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार बोर्ड में कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 48 है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली। मुजफ्फरपुर का शाही लीची बड़ी प्रसिद्ध है, आप गाना भी सुने होंगे, मुजफ्फरपुर के लीचिया लाई दिया बलमा हो, मुजफ्फरपुर के लीचिया। क्वेश्चन नंबर 49 है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? सेविंग यानी बचत कहलाता है। क्या कहता है भैया? बचत। मान लीजिए आप 500 रुपये कमाए, 200 रुपये खा गए, कितना बचा? 300, वही आपका बचत कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला जानेंगे 50, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो अधिविकर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। अस्थायी चालू जमा, आवर्ती जमा, एक व्यापारिक बैंक के क्या है? प्रकार है। लघुत्तरीय भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी बात याद रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घकालीन। क्या होगा भैया? दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और मुद्रा बाजार में मध्यकालीन और अल्पकालीन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान के आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है, हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। एक कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था, याद रखेंगे। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा था। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और इनके 5वां पुत्र को जमुनालाल बजाज को 5वां पुत्र कहा जाता था, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा, एजुकेशन आपका आधारभूत संरचना का क्या है? घटक है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 जानेंगे, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो गैर पारंपरिक स्रोत तो आपका ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा भैया? ज्वारीय ऊर्जा। और परंपरागत कहेगा तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पेट्रोल, केरोसिन तेल, गैस, कोयला, डीजल, ये सब आपके परंपरागत में आते हैं, जो एक प्रकार के नवीकरणीय संसाधन है। एक बार खत्म होने के बाद पुनः ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं होगा। क्वेश्चन आप 55 जानेंगे, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण देखा जाए तो 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जो ऑप्शन ए में नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा भैया। क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये बात याद रखेंगे, आप लोग घबरा कर इसको टिक नहीं करेंगे। इसमें से ऑप्शन क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गोंडवाना कोयले का समूह का जो थी हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, जो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। और गोंडवाना समूह
कोयले का उत्पादन 96% इसका भंडार है और उत्पादन 99% होता है। ठीक है, गोंडवाना समूह कोयले 4 घाटियों में पाया जाता है। कौन कौन? तो दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में और वर्धा गोदावरी में। ये भी बात याद रखें, लघु उत्तरीय भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोंडवाना समूह में कौन कौन क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल अभी मैंने बताया कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? चावल। ऑप्शन ये हो जाएगा आपका खरीफ फसल। ऑप्शन ए होगा खरीफ फसल का, बी नहीं होगा, बी भी होगा भैया, कपास भी होगा, यानी ऑप्शन इसका डी होगा। सभी खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। आप देखे होंगे धान के साथ हम लोग मक्का भी बोते हैं कि नहीं बोते हैं? बड़ा मज़ा आता है धान रोपने में, मछली पकड़ने में। अगर तुम साथ हो भगवान जी, सीताराम कहीं सीताराम। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो आपका कपास रेशा में ही आता है, जूट रेशा में ही आता है, गन्ना रेशा में ही आता है, यानी ऑप्शन डी होगा सन। क्या होगा? रबर रेशेदार फसल नहीं होते हैं, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 जानेंगे, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। कहाँ है भैया? गुजरात। और फाल्टा पूछे तो पश्चिम बंगाल। कंडला पूछे गुजरात, फाल्टा पूछे पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 59 है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जो छापा खाने के बारे में सबसे ज़्यादा वो बेचारा बताया था गुटेनबर्ग, ये बात याद रखेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 60 है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो कैक्सटन, विलियम कैक्सटन ने किया था। पूरा नाम क्या था? विलियम कैक्सटन। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति के नाम किस नाम से जानी जाती थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा फरवरी की क्रांति। किस नाम से? रूसी कैलेंडर के हिसाब से फरवरी की क्रांति के नाम से याद रखेंगे। रूसी क्रांति का जनक कौन थे? जो जार निकोल्स द्वितीय थे, और उनकी पत्नी देवी जी कौन थी? आपका जरीना थी भैया। कौन थी? जरीना। और इन्हीं के शासनकाल में रूस की स्थिति पूरा जर्जर हो गया था, ना जाने कई लोग तो रोड पे चले आए भैया, देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 62 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रास्टकी ने किया था। किसने किया था? ट्रास्टकी। क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1906 में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ये बात याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, तखत श्री हरमदर्जी साहब कहाँ स्थित है? तो पटना में है। कहाँ भैया है? पटना में स्थित है, याद रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन होगा, सीधे पेपर में छप सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है। और 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पहला हुआ था, उसी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? यानी प्राइमरी सेक्टर से है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 में बिहार का स्थापना हुआ था। बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 में, याद रखेंगे। आपके दिवस में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व मजदूर दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को। एक कुछ आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, आए समझ में? ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है तो सोनपुर में। कहाँ किया जाता है? सोनपुर में। एकदम लल्लन टफ प्रश्न है, सीधे पेपर में छपेगा। ठीक है, आपका 7 फिर वाली सीरीज है, जो कहीं ना कहीं एपिसोड 5 पे इसके पहले वीडियो अपलोड किए गए हैं, अब जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
कही जाती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एकदम आप शिद्दत के साथ बने रहिए, एकदम कम समय सिकंदर बनाने का असर आपको दिया जाएगा। जानेंगे सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक मकबरा स्थित है, तो शेरशाह सूरी का है। किसका है? शेरशाह सूरी, जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। और सासाराम का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सासाराम का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। अब जानेंगे फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन के ने किया था 1773 में। यहाँ से तो भैया क्वेश्चन आना एकदम तय है, 100% आएगा, एक ना एक क्वेश्चन छपेगा। लो इसको मैं पोस्टमार्टम कर देता हूँ। आप पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन की स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हर्विज ने किया था 1770 में, याद रखेंगे। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने किया था 1785 में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था 1769 में। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था 1789 में। सीधे पेपर में छपेंगे, लूट लो भैया, कहीं ना कहीं टपकेगा। ठीक है, क्या टपकेगा? ठीक है, एकदम शिद्दत के साथ बने रहो, एकदम बड़ी मजा आएगा। कल जब पेपर में बैठेंगे तो कहेंगे वाह मजा आ गया, क्या बताया भाई कुमार जी या भाई जितेंद्र सर। ठीक है, बड़ी मजा आएगा सर जी, मजा तो इतनी आएगी कि क्या कहा जाए, मजा आ जाएगा। हैप्पी हैप्पी। अगला है दुर्गापुर। क्वेश्चन नंबर 71 जानेंगे। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है भैया? पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट है। जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन पूछते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो झारखंड में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोकारो स्टील प्लांट हो गया, दुर्गापुर आपका झारखंड में ही पड़ता है, और दुर्गापुर भी झारखंड में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो राजस्थान में है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। काकरपारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? गुजरात में। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कर्नाटक में। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कर्नाटक में। ये बात याद रखेंगे, सीधे छपेगा, क्या होगा? टपकेगा। ठीक है, याद रखेंगे। और पश्चिम बंगाल जो दुर्गा स्टील प्लांट है किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका ट्रिक होता है वे भीरू दुबेराज। दुबेराज है समझ में, वे भीरू दुबेराज। वो से बोकारो रूस के सहायता से, दुबेराज ब्रिटेन के सहायता से दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहायता से किया गया है? तो ब्रिटेन की सहायता से। क्वेश्चन नंबर याद रखेंगे 72 है। सेडान युद्ध कब हुआ था भैया? सेडान युद्ध 1870 में हुआ था। जर्मनी फ्रांस को इतना मार मारा कि फ्रांस की तो पाएं ढीली हो गई भैया, ये बात याद रखना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जब रूस के गद्दी के बात लेकर आया गया था तो इन्होंने बिस्मार्क ने उन बात को लेकर प्रेस में तोड़ मोड़ कर एकदम छाप दिया। इस प्रकार फ्रांस ने प्रसा खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया, जिसे सेडान का युद्ध कहा जाता है। और उसमें ये फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ। तो एक तरफ महाशक्ति फ्रांस का पतन हुआ तो दूसरी तरफ महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। ये युद्ध 1870 में हुआ था। और इस युद्ध के बाद वहाँ पे शांति लाने के लिए 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई 1871 में। ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण जाकर पूर्ण हुआ 1871 में। 3 युद्ध लड़ा गया था। एक डेनमार्क से युद्ध लड़ा गया था 1864 में, दूसरा 1866 में आपके ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा गया था, और 1870 में फ्रांस से युद्ध लड़ा गया था। ये बात याद रखेंगे, कहीं ना कहीं पेपर में छपेगा, क्या होगा? टपकेगा। क्वेश्चन नंबर अगला जानेंगे, हिगेल कौन था? तो हिगेल आपका दार्शनिक था। कहा था भैया? दार्शनिक। ये बात याद रखेंगे, हिगेल दार्शनिक था। अगर तुम साथ हो।
क्वेश्चन नंबर 74 है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 के समझौता के ही मुताबिक जो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, जिसे हनोई समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हनोई समझौता। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। किसकी है? वियतनाम की। और जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। अब पेरिस समझौता कब हुआ था? 1783 में हुआ था। आए समझ में? ना बुझाओ। जाने क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? देखिए क्वेश्चन कितना मस्त है, विद्यार्थी लोग जाकर गिर सकते हैं। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? इसका मतलब होता है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था। ना बुझाओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911 में लॉर्ड हेडिंग के द्वारा देखा जाए तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है 1911 में, और बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में शुरू हुआ था। ये बात याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन छपेंगे। और 1905 में देखा जाए तो बंग भंग आंदोलन भी हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे, इसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। आज समझ में। और 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है। और 1905 में खूनी रविवार की घटना घटित हुआ था जॉन निकोल्स द्वितीय के शासनकाल में, ये भी बात याद रखेंगे। और 1905 में रूस का संसद दैमा का गठन हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। और 1904 से 5 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बिहार बोर्ड में छपेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 76, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी तरंग का, जो पहले पृथ्वी पे पहुंचता है। और सबसे पहले पृथ्वी पे पहुंचने वाला तरंग कौन है? पी तरंग। 3 तरंग होते हैं, पी, एल, एस। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5% आपकी किताब में दिए गए हैं, तो आप 97 कह सकते हैं, ये गलत नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, जबकि गंडक पर है, कोसी पर है, सोन पर है। क्वेश्चन नंबर 89 जानेंगे। 79, गेहूं फसल है तो रबी फसल है, कौन है? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहा जाता है। अभी गेहूं का समय चल रहा है, अभी जो शीत के समय चल रहा है, आप लोग हमेशा हर जगह गेहूं दिखाई देता होगा, बड़ा अच्छा लगता है गेहूं। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो आपका अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है, ये भी बात याद रखेंगे। आपका रबी फसल का प्रमुख फसल गेहूं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन जानेंगे वस्तुनिष्ठ में। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे भैया? पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में शुरू होता है राजस्थान के नौगढ़ जिला से। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 3 स्तर पर बांटी जाती है, एक गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, ये बात याद रखेंगे। अब जानेंगे हम लोग लघु उत्तरीय क्वेश्चन इतिहास का, खंड ब। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है आपका कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 1 से लेकर 6 तक आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन को बनाना होगा। और बिहार बोर्ड में आप सभी से अपील मैं कर रहा हूं कि आप लोग नंबर बाय नंबर क्वेश्चन बनाएं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको 2 पता है 2 बनाइए, उसके बाद 4 पता है तो 4 बनाइए। ये नहीं कि पहले 9 बना दिए उसके बाद 2 बनाए, ये गलत बात है। इस तरह आप बनाते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में थोड़ा परेशानियाँ होती है। इसलिए आप प्रयास करें कि लाइन बाई लाइन ही क्वेश्चन का उत्तर दे, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो। और प्रत्येक लघु उत्तरीय को कम से कम 4 से 5 से 6 लाइन में लिखिए आप, वो क्यों ना 2 लाइन में हो जाता है तब वो उसको और लंबा कर 6 लाइन तक लिखिए, तब आपको 2 अंक दिए जाएंगे। सामाजिक विज्ञान का सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ठीक है, सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। देखिए हम चाहेंगे तो सबके मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप देखकर भागने लगेंगे, बार इतना लंबा वीडियो कहाँ से आ गया भैया। तो अब कहेंगे तो चर्चा कर देंगे, लेकिन कर देते हैं। कहेंगे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में
रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे उसमें कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व के जागृति का प्रतिफल है, याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा परिभाषा होगा राष्ट्रवाद। क्वेश्चन दूसरा है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? इसको भी आंसर बताते हैं। तो अब आंसर में लिखेंगे कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वहाँ पे उन लोगों के पास छोटे छोटे खेत होते थे, वो पुराने ढंग से खेती करते थे, जिसके कारण हमेशा कर के बोझ से दबे रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी या खराब थी। एक क्वेश्चन 3 है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो आप कह सकते हैं कि दांडी यात्रा का उद्देश्य यह था कि महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। दांडी यात्रा का उद्देश्य यही था। लेकिन इसको लंबा करने के लिए लिखना होगा कि दांडी यात्रा का शुरुआत महात्मा गांधी ने अपने अवज्ञा आंदोलन से ही किया था। 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने अनुयायियों को लेकर उन्होंने दांडी 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस प्रकार से जैसे महात्मा गांधी ये रस्म पूरी की, पूरे देश में होने लगा, यही दांडी यात्रा का उद्देश्य था। ये बात याद रखेंगे, ये भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन 4 है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? आप इसको बना लेंगे। भूमंडलीकरण को परिभाषित करें, जिसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है। विश्व की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना भूमंडलीकरण कहलाता है, जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। याद रखेंगे, भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो इसको आप देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें 3 ही क्वेश्चन को बनाना होगा। जो मैंने 3 क्वेश्चन का चर्चा कर दिया हूं उसको भी आप देख सकते हैं। इतिहास का क्वेश्चन हो गया। अब जानेंगे हम लोग इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 7 से 8 दीर्घ है, इनमें से एक का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है, यानी 2 क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय, जिसमें एक ही प्रश्न को बनाना होगा और एक प्रश्न को बिहार बोर्ड 4 अंक देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है 7 नंबर में, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद का जन्म दिया? तो मैं थोड़ा सा आपका सहायता कर देता हूं कि कहेंगे उपनिवेशवाद कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार कायम कर लेता है, वह देश उसका उपनिवेश तथा पराजित देश उपनिवेशवाद कहलाता है। और इस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद का जन्म इस प्रकार दिया कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जब आई थी तो उनके पास कच्चा माल नहीं था। इस प्रकार उन्होंने देशों को गुलाम बनाना शुरू किया और देश को गुलाम बनाकर कच्चा माल ढूंढने लगा और उसका औद्योगिक क्रांति चलने लगी, औद्योगिकरण में उसका बढ़ावा होने लगा। इस प्रकार भारत को उन्होंने क्या किया? गुलाम बनाया और भारत को उपनिवेश बनाकर पूरे यहाँ से कच्चा माल ढो लिया और अपना स्थिति को आगे बढ़ाया और शक्तिशाली देश बन गया ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूसी क्रांति के कारणों को विवेचना कर। इसको देख लेंगे, बहुत मस्त क्वेश्चन होगा, सीधे छपेगा कल। अब जानेंगे राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। इसमें प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से 2 प्रश्नों को ही उत्तर देना है। ठीक है, इतिहास में 3 को देना था, इसमें 2 को बनाना है। तो आपका 9 नंबर में है कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एकदम बहुत बढ़िया। बिहार में छात्र आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, याद रखेंगे। और बांग्लादेश का स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। भारत और बांग्लादेश की जब सहायता भारत करने लगा तो अमेरिका पूर्ण रूप से जितना भी सहायता करता सब क्या कर दिया? बंद कर दिया। और उसी समय भारत में फसल बर्बाद हो गया था। 1973 से 74 में आप पाए मौसम के मियाज खराब होने के कारण फसल की स्थिति भी खराब हो गई थी। उस समय उतना फसल नहीं हो पाया था और देश की स्थिति और खराब हो गई। भाई लाइट भाग गया है, तभी आपके लिए मैं आ रहा हूँ। अभी आपके मतलब कल के लिए एकदम आपके शिद्दत के साथ मैं बने हैं। आप प्लीज़ इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बड़ी मेहनत के साथ बनाई जा रही है कुछ वीडियो आपका। ठीक है, लाइट भाग भी गया तभी हम भागे नहीं हैं, हम अभी हैं, हम हैं आपके लिए एकदम लड़ेंगे कल बिहार बोर्ड से। चलिए, लाइट अभी हो गया, आपका कृपा है। चलिए, क्वेश्चन है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर है? इसको आप बना लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन होगा।
ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। सत्ता के साझेदारी सब क्या समझते हैं, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। मैं सबकी चर्चा करूं तो काफ़ी भैया लंबा हो जाएगा, मेरे में क्षमता है कि मैं सबको उत्तर दे सकता हूं। दीर्घ उत्तरीय इसमें जानेंगे 13 से 14 दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से एक ही बनाना है, ठीक है। आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो गठबंधन 13 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। 14 में भारत में जातिवाद पनपने में किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें, ये भी मस्त क्वेश्चन है भैया। अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये भी देख लेंगे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पहला है, इसमें आपको इसमें भी 2 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। केवल इतिहास में 3 क्वेश्चन लघु उत्तरीय बनाना है और सब में 2 ही बनाना है। अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर, एकदम बबुआ छाप क्वेश्चन है यार। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसमें कोई व्यक्ति कार्य करके अपना जीविका चलाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। मजा आ जाएगा यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन मुद्रा लेकर की जाती है, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। और वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का लेन देन वस्तु से किया जाता था। ये पढ़े होंगे यार, उदारीकरण, वाह मजा आ गया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। उदारीकरण सरकार के द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण को तोड़ देना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है, जो भारत सरकार के द्वारा 1991 में इसको अपनाया गया था। बाय स्रोती आउटसोर्सिंग, मजा आ गया, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने बजाय किसी दूसरे कंपनी से काम करवाती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। मस्त क्वेश्चन है, यही आएगा भैया कल एकदम। और आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे, आपका जो टेस्ट लिया गया था 7 फेर वाली सीरीज, उस पर भी आपका गौर होना चाहिए, उससे भी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 जानेंगे दीर्घ उत्तरीय में, सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, इसमें आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताए। बहुत मस्त क्वेश्चन होगा, ठीक है। कहाँ भाग गया भैया, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें से 2 में से 1 बनाना है। अब ज्योग्राफी जाएंगे, भूगोल, इसमें क्वेश्चन 21 है कि इसमें भूगोल में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, इतिहास में और भूगोल में 3 प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, याद रखेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स में 2 प्रश्नों का उत्तर देना है लघु उत्तरीय में, एकदम आराम से बनाना है। कम से कम लघु उत्तरीय को 6 से 7 लाइन में लिखिएगा आप, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और अच्छा सुंदर सुंदर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे आप। 22 नंबर है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता को 2 कारण बताइए। मस्त क्वेश्चन, संसाधन को परिभाषित करें, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न यार। सतत विकास से आप क्या समझते हैं यार, इतना आसान आसान क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। अरे भैया की हो बे रेखा ने, भूगोल का क्वेश्चन एकदम मस्त है, ठीक है, एकदम देख लेंगे आप लोग। मैं चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायु परिवहन की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। माँ तेरे पसीने के हर मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरे लल्ला शेर और शेरनी करके दिखाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, परमाणु शक्ति के लिए किन खनिजों की आवश्यकता होती है। अभी मस्त क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय जानेंगे ज्योग्राफी में, जिसमें एक ही इसमें भी बनाना है दीर्घ में। मृदा संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी मृदा बचाव पर आप एक लेख लिख सकते हैं। या 28 में है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार का महत्व को वर्णन करें। परिवहन और संचार का क्या महत्व है भारत के इकोनॉमिक्स में, है समझ में। अब जानेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, देख लेंगे। इसमें से 29 से 33 में केवल 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ज्योग्राफी में, इतिहास में 3 लघु उत्तरीय बनाना है और सब में दीर्घ उत्तरीय एक को बनाना है, ठीक है, याद रखेंगे। सुनामी को परिभाषित करें, समुद्र के तल में होना कंपन सुनामी कहलाता है, जानते ही हैं आप, जो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 2 उपाय को बताइए। बांध बनाएंगे, पौधा लगाएंगे तो बाढ़ नहीं आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा में संचार माध्यमों की विवेचना कीजिए। प्राकृतिक आपदा होता है, संचार का क्या उपयोगिता होता है, फोन करने में आप आसानी से सहायता प्रदान करने के लिए, सहायता करने के लिए आप लोग इसका प्रयोग करते ही हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 है, आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। उसको ठंडा पानी करना चाहिए, बर्फ से थोड़ा रगड़ना चाहिए और उसको प्राथमिक सेवा क्षेत्र में दिखाना चाहिए, यानी प्राथमिक आपका स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, आज समझ में।
आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग पूरा क्वेश्चन देख लिए। एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन कल सीधे पेपर में छपेंगे और कल आप बताएंगे। और मैं कल फिर वीडियो सुबह में एक और लेकर आने वाला हूं जो सीधे तबाही मचाएगा। ये आपके 7 फिर वाली प्रश्नों का सीरीज था, एपिसोड 5 था। इसके पहले माँ 8 जून चैनल पर कई प्रश्नों की चर्चा कर दी गई है, अब जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर कल मिलता हूँ एकदम नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। आप सभी को फिर से माह 8 जून में आप सभी को स्वागत है। कल का एग्ज़ाम मुबारक हो। एकदम जाइए, एकदम मजाक में पेपर बनाइए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। कहीं डाले डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। मजा आ गया। ये ज़िंदगी मुझ पे तरस मत दिखा, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ क्या।